अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, जिनको सब तकरीबन हर रोज ही याद करते हैं, बेताब रहते हैं कि बार बार अभिषेक मिश्रा जी को बुलाया जाए, क्योंकि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि अभिषेक मिश्रा जी का अपना चैनल भी है, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेस्ट कर दूंगी। तो सब जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू निम्रा जी। इट्स ऑलवेज इट्स बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आके मुझे, और आपने मेरे चैनल को प्रमोट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। मैं आपके या जो भी हम लोग को सुन रहा हूँ ये कहूँगा कि भी निम्रा जी को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शी इज़ द वन हु इज़ पुटिंग द हार्ड वर्क। सो थैंक यू निम्रा जी। प्लीज़ सब्सक्राइब निम्रा जी के चैनल को भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि रशियन मीडिया पर एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने इजिप्ट का एरो यूज किया है। और क्या हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि इजिप्ट अब डॉलर को यूज नहीं करना चाहता। इजिप्ट इंटरेस्टेड है इंडियन रुपी में, रशियन रूबल में, चाइनीज युआन में। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रही है इजिप्ट की जानिब से वो ये आ रही है कि इंडियन रुपी को यूज करना चाहता है। और इंडिया से इजिप्ट ने ये भी कहा है कि आपसे जितनी भी एक्सपोर्ट होती है इजिप्ट को, उसकी पे हम इंडियन रुपी में करना चाहते हैं। सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में 18 ममालिक की ख्वाहिश थी कि इंडियन रुपी को यूज किया जाए, अब इजिप्ट भी बोल रहा है कि इंडियन रुपी में वो पे करेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जो डॉलर की बढ़ती लोकप्रियता थी उसको लोग या आप करिए लोकप्रियता, मतलब डॉलर वाज इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी हर ट्रेड में, हर उसमें। मगर फिर लोगों ने ये महसूस किया जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके बाद उन लोगों ने ये महसूस किया कि वेस्ट के पास में एक फाइनेंशियल जो है पावर रहती है हमेशा से, जो कि वो सैंक्शंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और दूसरा वाला वैसा कोई भी एक्शन अगर उसको वेस्ट के अगेंस्ट में लेना हो तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे जब ये क्या नाम है, टोनी ब्लेयर और बुश ने मिलकर के ये इराक के ऊपर अटैक किया और कहा कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वो वेस्ट के लिए बहुत खतरा हो सकते हैं, और ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इट कैन बी यूटिलाइज्ड और it can be launched within 48 hours against the Western America। तो उन्होंने इसका एक पैनिक बना करके और फिर अपना वोटरों से उन्होंने वो एक हासिल किया लेजिटिमेसी लोकल मार्केट्स में या डोमेस्टिकली लोकल कॉन्स्टिट्यूएंट से उन्होंने इसको एक लेजिटिमेसी ली और जाके अटैक कर दिया इराक पे। दिस दैट वॉर वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स एंड रूल्स। क्या किया था किसी ने भी? यूएन के सैंक्शंस का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है, यूके खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है। तो अगर मान लीजिए कोई मूव उनके अगेंस्ट में लाई भी जाए कि भाई आपने क्यों इराक में इतने बच्चों को मार दिया, इतने जो है गरीबों को मार दिया, उसके बाद बमबारी की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, तो वो तो सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास हो नहीं पाएगा, बिकॉज कि उसको वो खुद ही वीटो कर देंगे। आप उनके अगेंस्ट में कोई रिजोल्यूशन ला नहीं सकते। तो अगर आप उनके अगेंस्ट में कोई रिजोल्यूशन नहीं ला सकते तो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस उनके अगेंस्ट में कैसे पोज किए जाए। जैसे आप देखें कि आज की डेट में अमेरिका जो है या यूरोप जो है वो वेस्ट अपनी कलेक्टिव जो आप कह लीजिए पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूप में आज की डेट में काम करते हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एफएटीएफ हो गया, या इस तरीके की कई संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल बैंक्स की भी जो संस्थाएं हैं, वो सब इनके रूल्स, इनके हाथ में सब कुछ है। स्विफ्ट कोड हो गया या दूसरी चीज होगी, वो सब वेस्ट के हाथ में। तो यूक्रेन की लड़ाई में अब यूक्रेन को रशिया को सजा देने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम रशियन सैंक्शंस करेंगे, रशिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रिपल्ड कर देंगे। अब स्विफ्ट कोड में पैसा नहीं जाएगा, ऐसे पैसा नहीं जाएगा, तो मतलब वी विल कंप्लीटली आइसोलेट रशिया फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। दुनिया ने इससे सबक लिया कि भाई आप अगर इसको न्यूट्रल रखो
कि भाई आपके भी अगेंस्ट में किया जा सके, हमारे पास भी चाबी हो कि आप कभी गलती करो तो हम भी आपके अगेंस्ट में फाइनेंशियल सैंक्शन ला पाए, तो अब तो बात समझ में आती है। ये वन वे ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस कैसे चलेगा? और उस पे दुनिया ने ये महसूस किया कि वो वन वे चाबी इसलिए इनके हाथ में है क्योंकि ये फाइनेंशियल, खासकर फाइनेंशियल सैंक्शंस की बात हम करें, क्योंकि बाकी जो यूज ऑफ फोर्स वाले सैंक्शन है वो इफेक्टिव उतने होते नहीं है, और ना ही वेस्ट उसमें इंटरेस्टेड है कि आर्मी ले जाके किसी के ऊपर अटैक कर दे। तो फाइनेंशियल जो सैंक्शन है वही आज की डेट में एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ सैंक्शन बन के उभरे हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप गलती करो तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सारे बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल सब आपके हाथ। हम कुछ करें तो आप लोग अपना पूरा मिलकर के सिस्टम, चूंकि वेस्ट आपके हाथ में लिया हुआ है, आपने इसको भी बंद कर दिया, उसको भी बंद कर एनालाइज कर दो, आप कुछ नहीं कर पाए। उस पर इन्होंने ये सोचा कि अगर हम डॉलर ले आए, कह लीजिए आप रिप्लेसमेंट ले आए जो कि अब डॉलर की जगह यूज कर सके, तो ऐसी कोई इंटरनेशनल करेंसी बनना मुश्किल है। तो फिर उन्होंने ये किया कि अगर हम इंटरनेशनल करेंसी ऐसी नहीं बना रहे हैं तो कम से कम हम जो ट्रेड है वो आपस की करेंसी में करना शुरू करें। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी शुरू में, क्योंकि आप अगर दुनिया को देखेंगी तो दुनिया इवनली प्लेस्ड नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं वो बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ कंट्री हैं वो हाईली अंडर इंडस्ट्रियलाइज हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करती हैं, कुछ के यहाँ पे एक्सेप्शनली गुड एग्रीकल्चरल कंडीशन है तो वो अपना फूड प्रोडक्ट्स या जो फूड ग्रेन्स है उनको वो कर लेते हैं एक्सपोर्ट, कुछ जो है वो सिर्फ। दुनिया एक तरीके से डिवाइडेड है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इंपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में। तो इस बिजनेस इंबैलेंस को देखते हुए दुनिया ने ये रियलाइज किया कि डॉलर पे कम कर जो आपके करेंसी और अमेरिका, चाइना और इंडिया तो एक नेचुरल चॉइस के ग्रोइंग लीप्स एंड सेंचुरी इनका ही हो रही है। ये जो हमारे यहाँ चीजें हो रही हैं डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम को, उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल से मतलब ये है कि ये जो इजिप्ट ने कहा है दे आर आल्सो फॉलोइंग इन द लाइन सेम थिंग कि भाई ये वेस्ट के हाथ से ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये एकदम से वन साइडेड है वेस्ट के पास में। सो दैट्स व्हाई दे हैव डिसाइडेड कि हम रुपी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनका डिपेंड करता है ना कितना ट्रेड है, वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने, अरे कितना इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट में से कितना परसेंट वो इंडिया के साथ ट्रेड पे डिपेंड करता है, और फिर दूसरी और चीजें जो दुनिया से मंगा रहे हैं उसमें कितना वो इंडिया के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई मीन एग्जाम्पल तो बहुत से दिए जा सकते हैं। तो वही है, डॉलर पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर की रीचर्निंग हो रही है, और उस लीगल ऑर्डर को कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा मैकेनिज्म है वो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो जैसे जैसे आप डॉलर से अवे जाएंगे तो स्विफ्ट का पेमेंट मैकेनिज्म हो गया, दूसरा जो बैरियर पेमेंट मैकेनिज्म है उस पर आपकी डिपेंडेंस कम होगी, तो वेस्ट आपके ऊपर सैंक्शंस कम लगा पाएगा, और सैंक्शंस कम लगा पाएगा तो फिर आप अपने तरीके से दुनिया में यू कैन मैनिफेस्ट योर बिहेवियर एज पर योर डिजायर। समझ रही हैं आप? सो दैट्स द रीजन। इसीलिए इजिप्ट ने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, इंडियन रुपी को हम एक्सेप्ट करेंगे और उनके एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट को हम इंडियन रुपी में पे करना चाहेंगे। अभिषेक जी, अगर हम रिसेंटली ही बात करते हैं तो ट्विटर पर अभी आज से कोई 1-2 महीने पहले ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चौथी इंटरनेशनल करेंसी जो थी वो इंडियन रुपी को मेंशन किया गया था। अब अगर इसी का कंपैरिजन हम अपनी करेंसी से करें, अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल को हमने इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमने पे चाइनीज करेंसी में की है। चाइना इससे पहले भी पाकिस्तान को ऑफर करवा चुका है कि आप हमारी जो करेंसी है उसको अपने मुल्क में आप लोग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओ। तो चाइनीज ये डिमांड कर रहे थे कि आपके यहाँ पे चाइनीज एक ट्रेडेबल करेंसी बन जाए आपके डोमेस्टिक मार्केट में, वो एक अलग प्रपोजिशन हो जाएगी। एक वो हुआ कि भाई देखिए दुनिया में बिजनेसेस 2-3 फॉर्म में होते हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक प्राइवेट इंटरप्राइज ने दूसरे प्राइवेट इंटरप्राइज के साथ बिजनेस किया, ठीक है ना। जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान को बिजनेस नहीं करने देता, ये वो इन्फ्लुएंस करता है वो कंट्रीज को। इंडिया गवर्नमेंट टू
गवर्नमेंट बिजनेस को तो इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन प्राइवेट टू प्राइवेट यानी B2B मॉडल को इंडिया इन्फ्लुएंस करने का पावर नहीं रखता। यानी कि अमेरिका की कोई एक प्राइवेट कंपनी आपके किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ बिजनेस करना चाहती है तो उसमें इंडिया क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया। वो तो उन दोनों के बीच में जितनी भी कमर्शियल या फाइनेंशियल प्रॉफिट की चांसेस होंगे उसको उस रियलिटी को देखते हुए वो बिजनेस करेंगे आपके यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि चीजों की एनालिसिस सही नहीं होती। तो जो वो कह रहे थे कि आप युआन को एज अ ट्रेडेबल कमोडिटी, एज अ ट्रेडेबल करेंसी इंट्रोड्यूस कीजिए अपने डोमेस्टिक मार्केट में। कि अगर जैसे अभी आपने देखा मीका सिंह का आया था एक वीडियो जिसमें वो कुवैत में या कतर में कहीं खड़े थे और उन्होंने कहा कि वहां के एयरपोर्ट पे उन्होंने इंडियन करेंसी में पे किया और वो काम हो गया। वो कहने को वो आपसे चाइनीज कह रहा है कि अगर मैं आता हूं पाकिस्तान में और चाइनीज करेंसी में पे करता हूं तो चाइनीज करेंसी को पाकिस्तानी रुपए के बराबर की वैल्यू मिलनी चाहिए। वो बहुत डेंजरस होगा आपके, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपके नोट की तो वैल्यू ही नहीं है। डबल करेंसी स्वैप जो है वो स्वैप भी नहीं होगा, यहाँ तो डबल करेंसी यूटिलिटी आपके यहाँ पे हो रही होगी। तो वो तो बड़ा मुश्किल का केंद्र है। वो आपसे ये नहीं बोल रहे थे जो आप मुझसे बोल रही हैं अभी, जो आप प्रपोजिशन दे रही है कि अगर चाइना ये कह रहा है कि हम आपको जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसका पेमेंट हम आपसे युआन में चाहेंगे, दैट कैन बी डन प्रोवाइडेड कि आपके पास उतना युआन हो। और अगर युआन नहीं है आपके पास, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ चाइना को सिर्फ खरीदते हैं चाइना से, जब चाइना को कुछ बेचते ही नहीं है तो युआन कहां से आएगा आपके पास? आप समझिए मेरी बात। जब आप चाइना को सिर्फ पैसे देने हैं, आपको चाइना से पैसे लेने नहीं, तो आप युआन कैसे कमाएंगे? चलिए चाइना से युआन न कमाएं, मान लीजिए आप ताइवान को, मान लीजिए आप भूटान को कुछ बेचते हैं, आप भूटान पे कहते हैं कि भाई भूटान ऐसा करो हमको सिर्फ युआन में पैसे दो क्योंकि हम और कोई करेंसी नहीं लेंगे। तो युआन से आपने, अरे भूटान से युआन कमा के चाइना को युआन आप आगे बढ़ा देंगे। मगर आपके साथ दिक्कत है कि आप किसी कंट्री में कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती, तो आपके पास युआन आने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री के साथ अपना इंपोर्ट कर रही हैं और जिस कंट्री के साथ अपना एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन दोनों के करेंसी में एक रिलेटेबल कंडीशन हो, यानी कि आप जिस करेंसी में मांग रही हो उस करेंसी को देने को तैयार हो, और वो करेंसी के इतना ज्यादा वॉल्यूम हो कि आप उसको दूसरी करेंसी के साथ सेट ऑफ कर सके। तो इसलिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये जो बायलैटरल ट्रेड हो रहे हैं लोकल, मतलब दोनों देशों की करेंसी में, इट्स अ वेलकम साइन। बट एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे बार्टर की बात कर रहे हैं कि हम बार्टर के रूप में जाएंगे। बार्टर इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट ये है कि फिर जितनी कमोडिटी आपको चाहिए उतनी कमोडिटी का बार्टर करने का आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। फिर बहुत से ब्लैक मार्केट का चांस रहता है मार्केट बार्टर सिस्टम में। मतलब मान लीजिए आपने कोई सामान लिया, कोई और सामान उसको होल्ड करके रखा हुआ है, और उसके बाद वो जो है सामने वाले को दे रहा है कि भाई ये वाला गुड्स इनको दे दो, इसके बदले में ये वाला गुड्स दे दो, हमको दे दो। देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी? मान लीजिए चावल 180 रुपए किलो है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, या 100 रुपए किलो है, ये कैसे आप डिटरमाइन करेंगे उस चावल की क्वालिटी को जो आप बार्टर करना चाह रही हैं? भाई क्रूड, मान लीजिए आप कहते हैं कि इजिप्ट से हम क्रूड ऑयल लेंगे 1 लाख बैरल टन, 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है आप अल्टर कर लो, तो अब आप 1 लाख बैरल का प्राइस ऑफ तो ऑयल तो बहुत डिटर्मिनेंट है इंटरनेशनल मार्केट में। बट आप जो राइस देंगे उस राइस का प्राइस कैसे आप कंपेयर करेंगे कि यही है कि नहीं है? जो बहुत डिसएडवांटेजेस भी होंगे बार्टर सिस्टम में। बट हैविंग सेड दैट, चाइना ने जो आपसे कहा था वो आपने राइटली रिफ्यूज किया था कि आप करेंसी युआन को लोकल एक लोकल ट्रेड में नहीं कंफर्म कर सकते, लोकल कंजम्पशन के लिए उसको यूज आप नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट इट वाज। अच्छा अभिषेक जी, अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो डॉलर रेट पाकिस्तान में 298 हो गया था। अभी हम ये बोलते हैं, हमारी आवाम ये बोलती है कि हमने काफिरों की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करी, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग डॉलर ही इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की करेंसी कब तक स्टेबल हो सकती है? अभी जो मैं भारत का सोशल मीडिया जब देखती हूँ तो वहां पर काफी खबरें आ रही होती हैं कि इंडियन रुपी जो है वो नेक्स्ट डॉलर कंसिडर किया जा रहा है, डॉलर के मुकाबले पर आ रहा है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को आप? देखिए ये इस क्वेश्चन में दो अलग अलग, ये तो कोई अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जानकार है उसके लिए होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये कि अगर रूपी की अगर एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है तो फिर इसका मतलब ये कि इंडिया इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसमें इंडिया से बिजनेस करने वाले देशों की तादाद बढ़ती जा रही है और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है।
ठीक है ना, इंपोर्ट तो खैर रहेगा ही इंडिया का। तो वो एक अलग चीज हो गई कि भाई वो एक्सेप्टेंस क्यों हो रही है, बिकॉज इंडिया इज अ ग्लोबल प्लेयर। प्लस जो ये इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का जो रिकैलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें चाइना से इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को लेकर के और इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में उसको रीडिजाइन किया जा रहा है या रीस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसमें इंडिया विल गेट अ चंक, मेजर चंक। तो दुनिया को इंडिया से ट्रेड करने में फायदा तो होगा ही, तो इंडियन रुपये की एक्सेप्टेंस तो बढ़ती जा रही है। लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो तो मेरे ख्याल से और वो कैसे कब तक ठीक होगा, मेरे ख्याल से ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हालात को ठीक होते हुए तो नहीं देख रहा हूँ। आपकी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन होती है, यानी उसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपका इंटरनेशनल जो म्यूनिसिपल जो इकोनॉमिक्स है वो कितना स्ट्रांग है। आपकी अगर म्यूनिसिपल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आपको ज्यादा चीजें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती हैं, या दुनिया आपके यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो आपकी 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 जो 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 वो है करेंसी, उसकी वैल्यू रहेगी। मगर अगर आपके यहाँ पे 38% का इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, और इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपके यहाँ पे शॉर्टेज है, सप्लाई जो है वो उस तरीके की नहीं है, चीजों की प्राइस जो है बेतहाशा बढ़ गई हैं। यानी चीजों की प्राइस के दाम अगर बढ़ गए हैं तो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो आप अगर उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पैसा छाप देंगे तो वो तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो आप तो हर जगह से अभी इकोनॉमिक जिसे कह लीजिए क्राइसिस का शिकार है। और मुझे तो नहीं कोई ऐसा, बिकॉज देखिए इकोनॉमिक्स का जो बड़ा अच्छा एक नोबेल की स्टडी आई थी, जिसके लिए अमर्त्य सेन को और एक और उनके साथ कोई और थे, क्रुगमैन थे शायद, मेरे ख्याल से, या हो सकता है गलत हूं, मगर उनको ये स्टडी किया उन्होंने कि ये जो पावर्टी है, किसी देश में गरीबी है, गरीबी का कारण क्या होता है, क्यों होती है गरीबी किसी देश में। कई देशों में इसलिए होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज खराब होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज होते ही नहीं है। लेकिन जो इंडिया जैसी और आपके जैसी कंट्रीज में अगर पावर्टी है, डिस्पाइट की वेरी रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उसका उन्होंने स्टडी करके पाया था दैट इज अ रिजल्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो यदि आपके यहाँ पे गरीबी बढ़ रही है और आपके डॉलर या आपके करेंसी का प्राइस डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो आप यू हैव अ सीवियर पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस इन योर कंट्री। तो आप जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, आपके यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, मॉनेटरी सिक्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं है, तो कौन आपके यहाँ पे पैसा लगाएगा? जो आपके यहाँ पे पैसा लगाएगा वो वही बंदा होगा जो रिस्क की हाइट्स पे जाना चाहेगा। यानी कि वो ये जानता है कि हम एक लगाएंगे तो 1,000 लाएंगे, लेकिन ये है कि इस एक के डूबने के चांसेस जो है वो 98% है। तो वो ही आपके यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा, या वही आपके यहाँ पे आकर के वो पैसे देगा। वरना आपके आपके रुपये की जो डिवैल्यूएशन है वो तो गिरती जाएगी। एंड आप 0.28% से ग्रो कर रहे हो। अगर आप अभी चूंकि थैंक गॉड कि आप पॉजिटिव हो, बिकॉज कि अगर आप नेक्स्ट टाइम नेगेटिव ग्रोथ में जाते हो और 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है तो रिसेशन हो जाता है। आप देन यू विल बी स्टेयरिंग एट जिम्बाब्वे वाला क्लास, हाइपरफ्लेशन होगा, क्योंकि फिर रुपए प्रिंट करने पड़ेंगे आपको लोगों के पास हाथ में वो देने के लिए। जब आप रुपए प्रिंट करेंगे तो रुपए मिल जाएगी। अभी आपने इन्वेस्टर की बात की है, यकीनन यहाँ पर इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा, सिक्योर फील ही नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ कि पाकिस्तान का एक ऐप है बाइकिया जिसका नाम है, उसको भी हैक कर लिया गया, और उस पर भी जो यूजर्स उस ऐप को ओपन कर रहे थे उस पर भी गाली लिखी हुई आ रही थी, और उसका इल्जाम भी भारत को दिया जा रहा है कि ये कोई भारत का हैकर है जिसने पाकिस्तान की ऐप को हैक कर लिया है। वैसे हम इकोनॉमिकली इतने डाउन है, उस पर ये सब चीजें हो रही हैं, कभी कोई ऐप को हैक कर लिया जाता है, कभी कोई डाटा चोरी कर लिया जाता है, कभी इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाता है। रिसेंटली हमारी टोयोटा टोयोटा जिसकी यहाँ पर इंडस्ट्री थी, उन्होंने बोला कि हम भाई अपना प्लांट जो है वो यहाँ से उखाड़ रहे हैं, हम लोग आपकी सप्लाई चेन पर जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी वजह से हमारी सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सब चीजें जब तक हमें पाकिस्तान में नजर आने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि आप हमारा मुस्तकबिल क्या देख रहे हो? क्या लगता है आपको कि हमारी करेंसी और कितनी नीचे गिरने वाली है, डॉलर रेट और कितना बढ़ने वाला है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है? आपकी करेंसी, भाई आपकी करेंसी का नीचे गिरने का या डिवैल्यूएशन जिसको आप कह रही हैं, वो डिवैल्यूएशन तो होता ही रहेगा और भी।
क्योंकि आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके पैसे की कोई डिमांड, आप कुछ एक्सपोर्ट करते ही नहीं हो, हमें चाहिए ही नहीं आपका पैसा, पर आपको हमारा प्रोडक्ट चाहिए। आप ऐसे समझ लें कि आप मुझसे खरीदना चाहती हैं महीने का राशन, और आप मेरे पास आ रही कह रही अभिषेक जी महीने का राशन मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं महीने का राशन देने को तैयार हूं, आप उसके बदले में क्या देंगी मुझे? आपने कहा पाकिस्तानी रुपए ले लो। मैंने कहा मैं इसका क्या करूंगा? आप मुझे पाकिस्तानी रुपए दोगी, मैं इसको कहां ले जाऊंगा? पाकिस्तानी रुपए किसको ले जाके मैं दूंगा? भाई चाइना को दूं, ये एक्सेप्ट कर लो, इंडिया को दूंगा, एक्सेप्ट कर लो, किसको दूंगा कि भाई एक्सेप्ट कर लो? तो आप कह रही फिर क्या करें? हमने कहा ठीक है, डॉलर में दीजिएगा तो हम डॉलर में लेंगे, पर डॉलर कमाने के आपके पास तरीका ही नहीं है। जब डॉलर कमाने का आपके पास तरीका नहीं है, तो जो लोकल मार्केट में थोड़ी बहुत भी रेमिटेंसेज और ये सब आ रही है, हम कह रहे हैं कि ठीक है, फिर हमारे लिए प्रॉफिट कमाने का सही तरीका, हमने कहा आपके पैसे की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो जीरो है, उसको कम करें। वो सही वैल्यू को नहीं दर्शा रहा है, बिकॉज अभी के डेट में जो थोड़ी बहुत रेमिटेंसेज या थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे आपके पैसे की थोड़ी ताकत बची हुई है, मगर उसका भी बहुत बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। तो ये जो जो मैंने फिर से कहा, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझते हैं, मैं उतना ज्यादा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूं, लेकिन इतनी बेसिक सी बात तो मैंने, चूंकि एज अ लॉयर जो मैं वर्ल्ड ट्रेड और इसको देखता हूँ, उतनी बात तो मैं समझता हूँ। आपके पैसे की डिमांड नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू जिसको आप कह रही है ना कि भाई $1 के मुकाबले रुपया 300 रुपए का, ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि रुपया 300 रुपए का है? इसका मतलब ये है कि जो कमोडिटी आप देना चाह रहे हो इस रुपए के $1 के बदले में, वो ये कह रहे हैं कि हम $1 से आपके कंट्री में 350 रुपए का सामान खरीद सकते हैं, और अगर आप ये समझा रहे हो कि हम 80 रुपए का सामान खरीदें तो वो सही नहीं है। यानी आपकी कंट्री पे जो डॉलर की मांग इतनी ज्यादा है और सप्लाई उसकी कम है, तो आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती जाएगी, प्लस आपकी करेंसी की इंटरनेशनल मांग ही नहीं है। आपको आप ये सोचे ना, सऊदिया भी नहीं कह रहा है कि हम पाकिस्तानी रुपए ले लेंगे। तो आप एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, सब्सटेंशियल, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं प्रोड्यूस करते, आप कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ आपके मेडिकल की जो कुछ वो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी भी सप्लाई आप करते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है। और ये जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बहुत छोटी अब इनकी डिमांड रह गई। इसको भी आप इसलिए एक्सपोर्ट कर पाते हो क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के रूल के अंदर में आपको जीएसपी जैसे कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इसलिए जब आप वेस्ट को आपके यहाँ पे कोई गाली देना, तो ये याद रखिएगा कि वो अपना नुकसान करते हैं आपको जीएसपी देने के लिए। वो जब आप जीएसपी कहते हैं मतलब आपको स्पेशल वो सब्सिडी जो है, आप WTO पढ़ें, सब्सिडी इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कॉन्सेप्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज कि आप बहुत रिच कंट्री हो, आप अपने किसानों को सब्सिडी दे दो और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्ट को उतार दो, और मैं बहुत गरीब हूं और मैं अपने किसान को सब्सिडी नहीं दे रहा हूं, उसका प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि जब वो मार्केट में अपने प्रोड्यूस को उतारेगा तो आपके प्रोड्यूस के मुकाबले उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसको तो लागत लगी नहीं, उसका सारा लागत का खर्चा सरकार ने उठा लिया सब्सिडी देके। और वो आप वाला जो है उसने बिजली का बिल भी दिया, फर्टिलाइजर का बिल दिया, सीड का बिल दिया, अपना मेहनत लगाया, कहाँ उसका प्रोडक्ट टिकेगा आपके टिकने के सामने? सब्सिडी इज अ वेरी बैड आइडिया इन दिस थिंग। उसके बाद भी वो आपके कंट्रीज को स्पेशल प्रिविलेज देते कि ठीक है लाइए आप, हम आपसे टैरिफ नहीं लेंगे, जीरो टैरिफ। टैरिफ का मतलब वो टैक्स ही नहीं लगाते, गुड्स आप उनके सामान में आता है। कंडीशन रख देते हैं कि ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फॉलो करें, इस तरीके के 4-5 जो है कॉन्सेप्ट रख देते हैं कि भाई इनको फॉलो करें, आप लेबर लॉ को फॉलो करें, इस तरीके का। बॉटम लाइन मैं फिर से ये कहूंगा कि आपके यहाँ की सारी प्रॉब्लम इंटरनल है। आप दुनिया को जिस तरीके से अपना गवर्नेंस कर रहे हो, ना तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है। आप अभी तक सिर्फ इसलिए चलते आ रहे थे कि आपको दुनिया पैसे देती जा रही थी, तो आपके पास पैसे तो थे पर अर्निंग नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एंड चैरिटी। मैं कहूं कि यार तुम जैसे स्कॉलरशिप है, तो आप लिख रहे हो, पैसे आपको मिल रहे हैं, आप उसके एवज में काम नहीं कर रहे हो, अर्न नहीं कर रहे हो। जब आप सैलरी करते हो तो काम करते हो, कुछ और करते हो। तो अभी तक आपको बैठा के लोग खिला रहे थे, चलो ठीक है 100 रुपए में से तुम 20 कमा रहे हो, 80 हमसे ले लो, 80 हमसे ले लो। बट अब वो जब रिसोर्सेज बंद हो गए ना, तो आपके यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं अरे मुशर्रफ के जमाने में इकोनॉमी इतना ग्रो कर गई, 1970-75 में हम इंडिया से भी आगे थे। वो सारी इकोनॉमी जो थी वो कोई फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे नहीं थी, कोई आपके यहाँ कल कारखाने नहीं लग रहे थे, कुछ रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा था। बेसिकली आपके पास पैसे आ रहे थे इन फॉर्म ऑफ चैरिटी। उस समय जो वेस्ट की कंट्रियां होती थी या अपने अपने बजट में कुछ परसेंट का पैसा रखती थी उन गरीब मुल्कों को देने के लिए जिन पे कॉलोनी कर चुकी थी, तो वहां से मिल रहा था।
बोलो। बिल्कुल ऐसा ही है अभिषेक जी, हमें चैरिटीज बहुत मिली, हम लोगों ने लोन बहुत लिए, उधार हम लोगों ने बहुत लिए, मगर हमने जितने उधार लिए हैं वो हमें मुल्क पर कभी लगते हुए नजर नहीं आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जब इसी तरह से पाकिस्तान लोन लेता रहेगा, अपने ऊपर कर्ज चढ़ाता रहेगा, लोगों से भी टैक्स लेता रहेगा, मगर फिर भी हमारे मुल्क की काया नहीं बदल रही है, पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से पाकिस्तान लीव करके जा रहे हैं कि हम कुछ डॉलर्स कमाएंगे तो कुछ पैसा बन जाएगा, आपको क्या लगता है? हम ये बोलते हैं कि भारत को हमने पीछे छोड़ना है, भारत को हमने पीछे छोड़ना है, क्या ये पॉसिबल है कि इन हालात में हम भारत को पीछे छोड़ सके या भारत से कोई भी हिस्सा ले सके इन हालात में? इज इट पॉसिबल? पहली बात तो भारत को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिन फील्ड्स में आप भारत को पीछे जोड़ना चाहते थे उस फील्ड में भारत आपके कोई समकक्ष नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यू इंडिया। आप भारत को पीछे छोड़ना चाहते थे एक रिलीजियस सेंट्रिक कंट्री बन के, कि रिलीजन का इतना ज्यादा डोज हम देंगे कि हम बस, तो वहां आप नंबर वन है, आपने दुनिया में एक्सपोर्ट किया अपने आप। आज देखिए आपके यहाँ ही जो रिलीजियस सेमिनरीज जाती हैं दुनिया भर में, आप नंबर वन है उसमें। आप आज देख लीजिए कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट होता है तो आपके यहाँ पे और हमारे यहाँ पे हम लोग ये ढूंढ रहे होते हैं अच्छा पाकिस्तानी का नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप ये प्रे कर रहे होते हैं गलती से पाकिस्तानी का नाम ना निकल जाए। पॉइंट ये है कि जो आप करना चाहते हैं, आपके लोग ज़हीन हैं, टैलेंटेड हैं, क्योंकि वो भारत माँ के ही वंशज हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को आपने लगा दिया है एक ट्रक की बत्ती के पीछे। वो दौड़ रहे हैं, दौड़ने दीजिए उनको। आप हमें बहुत पीछे छोड़ चुकी है। हमने अपना जो है कंपैरिजन आपसे कभी इसमें किया ही नहीं गरीबी में, या भाई कि आप जो बनना चाहते हो वो हम बनना चाहते हैं, हम तो वो बनना ही नहीं चाहते थे। आपने कहा कि हमें अपना अपना ये जो हेरिटेज है, कल्चर है, हमारी जो क्या नाम है आइडेंटिटी है, हमारा जो ट्रेडिशन है, सब आपसे अलग है। ये नहीं बताया, हम ये तो बोल दिया आपने कि हमारा आपसे अलग है, ये नहीं बताया कि है कौन सा आपका। अब पाकिस्तान की जनता अपना कल्चर ढूंढ रही है। कल्चर कैसे बना लोगे भाई? कल्चर एक दिन में बन जाता है? कल्चर बनने में सदियों हजारों साल लगते हैं। कल्चर का मतलब है खाना पीना, सोचना, कपड़े, कलर ऑफ स्किन, ये सब चीजें सैकड़ों साल में आती है। आपने 47 में डिसाइड कर लिया हम अलग है, या 40 में डिसाइड कर लिया हम अलग है। जब तक कोई भाई सुनने वाला था सुना लो उसको। जैसे गरीब माँ बाप होते हैं, वो बच्चा जब जवान हो जाता है खूब सुनाता है, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, सुनेंगे बिना ये कि आप जो कर रहे हो उसका एप्लीकेशनल रिजल्ट क्या आएगा। तो आपने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। हमारा आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हमसे बेहतर हैं। जो आप बनना चाहते थे उसमें आप नंबर वन है, आपको दुनिया जानती है। पाकिस्तान ये नहीं है इरिट्रिया, इथोपिया और सूरीनाम की लोग जानते नहीं है, पाकिस्तान को दुनिया जानती है। पाकिस्तान के ऊपर बनती है, जब भी फिल्म बनती है उसमें पाकिस्तानी कैरेक्टर होता है बकायदा। वो उस कैरेक्टर का या उस एक्टर का चित्रांग, वो एक अलग मैटर है कि भाई वो किस फॉर्म में हो रहा है। जो आपने किया उसमें आप नंबर वन है, हम आपके उसमें कहीं भी वो आप, हमारी तो सिमत अलग थी। हम अपनी ट्रेडिशन हेरिटेज इसको प्रिजर्व करना चाह रहे थे, हम वहां बढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही और बात है। अगर देखिए हम मैं बात एक करते लास्ट हैं बात उल्टे कहूंगा जी, कामों की तो पाकिस्तानी नंबर वन पे आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने जाते हैं कि पाकिस्तानी बाहर आकर क्राइम्स बहुत ज्यादा करते हैं। ये तो बात मानने वाली है, इस पर तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का जो हाल है वो भी सबके सामने है। इकोनॉमी में हम 24 में से 47वें नंबर पर आ गए, और मजीद अभी कुछ पता नहीं है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत कहाँ जाएगी, या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक्सप्लेनेशन आप बहुत जबरदस्त देते हैं, हमेशा से व्यूअर्स आपको सुनना पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स की जानिब से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।